Hello everyone, welcome back to my channel that is Commerce Hub. I hope you all are doing good. So as I promised you that soon I'll be coming with some new videos on my YouTube channel. So here's the topic that I'm going to discuss in this video, that is national income. This topic, national income, it is for class +2 economics. So today I am just going to discuss some basic terminologies which have been used in this chapter, that is national income. So let's get started. So first of all, as the chapter and the topic name is national income, so first of all we have to know that what is the meaning of national income. नेशनल इनकम का सबसे पहले हमें मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है. And I must say that for CBSE students, it is a very important chapter because its minimum weightage is round about 10 marks. 10 marks की minimum weightage है इस chapter की, and इसका practical portion भी soon I'm going to cover up in my further videos. So keep watching my videos, guys. Okay. सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होता क्या है. व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड व्हाट इज इट्स कॉन्सेप्ट. तो मैं आपको बहुत ही एक इजी वे के अंदर, अगर आप मेरी पूरी की पूरी ये वीडियो देखोगे, देन यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स इन ईजी वे फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है. नेशनल इनकम के मीनिंग के लिए आपको दो टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है. बिकॉज नेशनल इनकम इट इज नथिंग बट इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम which is earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. इसका एक सिंपल मीनिंग यही है कि नेशनल इनकम क्या होती है. नेशनल इनकम का मतलब है वो सारी फैक्टर इनकम जो किन्होंने कमाई है, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है एक कंट्री के एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर. तो यहाँ पर नेशनल इनकम के मीनिंग का अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम के मीनिंग के अंदर दो ही टर्म्स आती हैं जिनके ऊपर फोकस करना हमें बहुत हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फर्स्ट वन इज फैक्टर इनकम and next one is the normal residents. So national income, it is nothing but it refers to the sum total of the factor income which is earned by whom, which is earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year. So you can see here, यहां पर मैंने दो टर्म्स लिखी हैं, एक लिखा है फैक्टर इनकम और दूसरा लिखा है नॉर्मल रेजिडेंट्स. अब बात ये आती है, हमने एक बोल तो दिया, हमने एक मीनिंग तो इसका बना दिया कि नेशनल इनकम का मतलब है फैक्टर इनकम, जो कौन कमा रहे हैं, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स कमा रहे हैं. बट इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम क्या होती है. आई होप आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा अबाउट द फैक्टर सर्विसेज. कुछ फैक्टर सर्विसेज होती हैं, फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस के अंदर. कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज होती हैं. देयर आर मेन 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज विच आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस. व्हाट आर दोज. लाइक वी कैन से लैंड इज देयर, लेबर इज देयर, कैपिटल इज देयर, entrepreneurship is there. So land, labor, capital and entrepreneurship, these main 4 are the factor services which are involved in every kind of business. Now here the term is factor income. Now what is factor income? Factor income is the payment which is done to all these kind of factor services. Like हमें पता है कि अगर लैंड है तो लैंड को बदले में क्या दिया जाता है, रेंट दिया जाता है. इसी तरह से अगर लेबर है तो लेबर को बदले में क्या दिए जाते हैं, वेजेस दिए जाते हैं. अगर किसी ने कैपिटल लगा रखी है तो कैपिटल के बदले में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट मिलता है. और एंटरप्रेन्योर को बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है. सो फैक्टर इनकम का मतलब क्या हुआ. फैक्टर इनकम का मतलब है कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो कोई भी रेम्यूनरेशन उन सब फैक्टर सर्विसेज को दी गई है फॉर रेंडरिंग ऑल दोज फैक्टर सर्विसेज, वॉट एवर द अमाउंट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स to the household units for all such kind of factor services, these payments are regarded as factor payment for the producing units and for the household units which have been providing
these various kind of factor services, and in return whatever remuneration or whatever they are earning for those household, it is regarded as factor income. So I hope आपको factor income का meaning यहाँ पर clear हो गया होगा कि फैक्टर इनकम क्या होती है. फैक्टर इनकम को अगर सिंपल सेंस में बोले, इट इज नथिंग बट जो कुछ भी फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो कोई भी पेमेंट की जाती है और जो भी हाउस होल्ड पेमेंट रिसीव करते हैं अपने वो फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करके, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर हमारे पास कवर अप हो रही है, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री. यहां पे मैंने एक सेकेंड टर्म जिसके ऊपर मैंने थोड़ा फोकस किया, दैट वाज नॉर्मल रेजिडेंट्स. तो नॉर्मल रेजिडेंट हम किसे कहते हैं उसका भी पता होना हमें बहुत जरूरी है. तो नॉर्मल रेजिडेंट हम किसको बोलते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए इन दो चीजों का फुलफिल होना जरूरी है. नॉर्मल रेजिडेंट हम किसको बोलते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट हम उसे बोलते हैं हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री, जो एक ही कंट्री कंसर्न्ड में ऑर्डिनरली रिजाइड कर रहा है. ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन अ कंट्री. ऑर्डिनरली का मतलब क्या है? ऑर्डिनरली का यहां पर मतलब है कि उस पर्सन को हम नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में डालेंगे अगर वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए एक कंट्री में रिजाइड कर जाता है, रह जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट. बट अगर वो सिर्फ 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए एक कंट्री में स्टे कर जाता है, रिजाइड कर जाता है, तो क्या इतने से ही वो नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा? द आंसर इज नो. यहां पर 2 कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है. अलॉन्ग विद फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन को भी फुलफिल यहां पे होना पड़ेगा फॉर बीइंग द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. सो वी कैन से कि यहां पर ऑर्डिनरली रिजाइड इन अ कंट्री के साथ साथ एंड बीच में आएगा. एंड का मतलब क्या होता है? ये भी और इसके साथ साथ ये भी. इसका मतलब कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा? एक तो वो पर्सन, एक तो उसकी फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि उसको एक कंट्री में उसने जो अपना स्टे रखा है वो 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा का है. एंड अलॉन्ग विद दिस सेकेंड कंडीशन उसकी फुलफिल होनी जरूरी है कि हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री. नाउ व्हाट दिस स्टेटमेंट सिग्निफाइज? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वट एवर द प्रोडक्शन, वट एवर द कंजम्पशन एंड वट एवर द इन्वेस्टमेंट, ऑल दीज 3 काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है. आई होप आपने क्लास +1 की इकोनॉमिक्स में ये चीजें कवर अप की होंगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर ये 3 मेन एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन की, कंजम्पशन की एंड इन्वेस्टमेंट की. सो यहां पर भी उन्होंने क्या बोला कि जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि जो वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, अगर वो उसी कंट्री में कर रहा है जहां पर वो रह रहा है 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए, तो उस केस में हम उस पर्सन को नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मान लेंगे. लाइक सपोज करो कि अगर कोई एक पर्सन है, मान लेते हैं उसका नाम है जी राम, उसका नाम है, ठीक है. तो अगर राम इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा हो गया है या 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया राम को रहते रहते, और इंडिया के अंदर ही वो काम कर रहा है, इंडिया के अंदर ही वो अपनी अर्निंग जनरेट कर रहा है, इंडिया के अंदर ही वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है, इंडिया के अंदर ही वो अपनी उस इनकम को कंज्यूम कर रहा है, खर्चा कर रहा है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहा है, देन राम विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री. अब एक बात का यहाँ पे आपको पता होना बहुत जरूरी है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट का सिटीजन्स के साथ कुछ लेना देना नहीं होता. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई एक पर्सन है, अगर एक पर्सन ने इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है तो क्या वो हमारे यहाँ का सिटीजन बन जाएगा? नो, दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर कोई नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो यहाँ का सिटीजन भी हो. तो यहाँ पे सिटीजनशिप के साथ नॉर्मल रेजिडेंट का कुछ भी लेना देना नहीं है. अब एक बार मैं दोबारा से आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग है नेशनल इनकम का उसके ऊपर फोकस करके बताती हूँ. तो देखिए अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको लर्न करना कि नेशनल इनकम क्या होती है. नेशनल इनकम इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम विच इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर.
तो इसके अंदर सिर्फ फैक्टर इनकम्स आएंगी जो किन्होंने कमाई है, नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन रिटर्न फॉर द फैक्टर सर्विसेज जो कोई भी पेमेंट्स की जा रही हैं टू द हाउस होल्ड यूनिट्स, वो उन हाउस होल्ड यूनिट्स के लिए क्या बन जाती हैं? उनकी फैक्टर इनकम्स बन जाती हैं। एंड नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन आ जाता है? नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर वो लोग आएंगे जो इन दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। कौन सी दो कंडीशंस? कि सबसे पहले तो वो पर्सन जो कि ऑर्डिनरली एक ही कंट्री में रिजाइड कर रहे हैं फॉर 1 ईयर और फॉर मोर देन 1 ईयर, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री ओनली। अब ये तो हमने बात कर ली नेशनल इनकम के मीनिंग की, और नेशनल इनकम के अंदर मीनिंग के अंदर कौन सी दो टर्म्स को हमें जिनको फोकस करना है उनके बारे में हमने बात की। अच्छा, अब यहां पे आप अपने चैप्टर में चेक करेंगे कि फैक्टर इनकम के अलावा एक और इनकम आपको आपके जब आप अपना चैप्टर ओपन अप करेंगे नेशनल इनकम, तो यू विल सी कि वहां पर एक और कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक और तरह की इनकम दी हुई है, दैट इज ट्रांसफर इनकम। अब मैंने आपको क्या बोला कि नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ कौन सी इनकम आती है? फैक्टर इनकम। तो जो ट्रांसफर इनकम है वो नेशनल इनकम के अंदर नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम के अंदर कवर अप होंगी। नाउ दिस इज द थिंग दैट आई हैव रिटन हियर, दैट फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। दो तरह की इनकम्स होती हैं, एक तो होती है फैक्टर इनकम जो मैंने अभी आपके साथ ऊपर डिस्कस की, जो फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में दी जाती हैं, एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? ट्रांसफर इनकम को हम जनरली क्या बोलते हैं? इनको यूनिलेटरल पेमेंट्स बोला जाता है। जैसे जो फैक्टर पेमेंट्स हैं, फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं? फैक्टर पेमेंट्स कोई सर्विस के बदले में दी गई होती है। लाइक मान लो कि एक लेबर है, लेबर ने अपनी लेबर की सर्विसेज प्रोवाइड की। अब क्योंकि उस लेबर के पर्सन ने अपनी लेबर की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, तो उसको बदले में क्या दिया जाएगा? वेजेस दिए जाएंगे। सो वी कैन से कि ये जो फैक्टर इनकम्स होती हैं ना, ये कैसी होती हैं? ये बायलेटरल होती हैं। इनकी नेचर कैसी होती है? बायलेटरल। लेकिन जो ट्रांसफर इनकम होती हैं, ट्रांसफर इनकम 2 साइडेड नहीं होती। ये कैसी होती हैं? यूनिलेटरल होती हैं, 1 साइडेड होती हैं। 1 साइडेड कैसे होती हैं? 1 साइडेड ये ऐसे होती हैं बिकॉज ट्रांसफर इनकम्स के अंदर वो इनकम्स या वो पेमेंट्स आ जाती हैं जो आप एज अ हेल्प, डोनेशन और चैरिटी करते हो। अगर मान लो कि आप कहीं कुछ डोनेट कर रहे हैं या कुछ चैरिटी कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो क्या आप बदले में उनसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको कोई सर्विसेज दें? द आंसर इज नो। फिर वो चैरिटी तो रही नहीं, फिर तो वो हेल्प रही ही नहीं, फिर तो वो डोनेशन रही ही नहीं। अब इसका मतलब कि जो ट्रांसफर इनकम्स होती है ना, ये कैसी होती हैं? ये 1 साइडेड होती हैं, जिनको हम यूनिलेटरल बोल सकते हैं। लेकिन फैक्टर इनकम्स कैसी होती हैं? 2 साइडेड, बायलेटरल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी सर्विस के बदले में की जाती हैं। लेकिन यहां पर इट इज ऑलवेज 1 साइडेड। दैट्स वाई हम ट्रांसफर इनकम को अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। क्यों अनअर्न्ड इनकम इसलिए बोलते हैं? क्योंकि हम जिस पर्सन की हेल्प कर रहे हैं वो बदले में हमें कुछ नहीं दे रहा। मतलब उसको वो इनकम मिल तो गई, उसको वो हेल्प मिल तो गई, लेकिन बिना कुछ किए। सो दैट्स वाई उसको कुछ करना नहीं पड़ा, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम को। लेकिन जो फैक्टर इनकम होती है वो, अब अगर जैसे मैंने बात की कि कोई लेबर का पर्सन है, तो लेबर का पर्सन काम करेगा, अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, देन ओनली ही विल गेट वेजेस इन रिटर्न। सो दिस इज रिगार्डेड एज अर्न्ड इनकम। आई होप यहां तक आपको सब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। Now here, the next thing that I have written here is that national income does not include income of non-residents. जैसे बेटा मैंने आपको पीछे ही आपके साथ डिस्कस किया कि जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम के अंदर 2 चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। वन इज फैक्टर इनकम एंड सेकेंड वन इज विच इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की है फैक्टर इनकम, वही सिर्फ नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी। अगर मान लो कोई फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट के अलावा किसी नॉन रेजिडेंट ने अर्न की है, तो वो आपके नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। दिस इज द ओनली थिंग। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछी जा सकती हैं। सो यहां पर मैंने डिटेल में इन छोटी छोटी बातों को कवर अप करके रखा है। वैसे भी अगर हम देखें, अगर आपको नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर हो गया कि उसके अंदर हमने 2 बातों के ऊपर फोकस करना है कि इट इंक्लूड्स
the sum total of the factor income which is earned by the normal residents of the country, तो उसमें it is specified कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो फैक्टर इनकम अर्न की है सिर्फ वही आएगी, नॉन रेजिडेंट्स ने जो इनकम अर्न की है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी. इट्स क्लियर फ्रॉम देयर. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर विद यू इज domestic income and national income. Now what is the difference between these two terms, domestic income and national income? देखो national income तो I have already discussed with you कि it is the sum total of the factor income earned by the normal residents of the country. Now how this national income is different from domestic income? Now we have to see this. अब देखो जैसे नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम का हम सम करते थे, बिल्कुल उसी तरह से डोमेस्टिक इनकम में भी जो फैक्टर इनकम है उसी का सम टोटल किया जाएगा. लेकिन डिफरेंस कहां पर आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है यहां पर. डोमेस्टिक इनकम भी क्या है? इट इज ऑल्सो द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, बट it refers to that factor income which is generated within the domestic territory of a country. जो एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फैक्टर इनकम अर्न की गई है वही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगी. अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइड कोई फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है तो वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेगी. लेकिन नेशनल इनकम में ऐसा कुछ नहीं होता. नेशनल इनकम में क्या है? नेशनल इनकम में आपके पास सारी फैक्टर इनकम्स आ जाएंगी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की हैं, चाहे उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की हैं या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अर्न की हैं. नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता कि वो कहां पे जनरेट हो रही हैं, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी. ऑल सच काइंड ऑफ factor incomes which are earned by normal residents, whether inside the domestic territory or outside the domestic territory, it will come under national income. लेकिन domestic income के अंदर सिर्फ वही आपकी factor income आएगी जो domestic territory के अंदर earn की गई है. अब यहाँ पे जो एक डिफरेंस का पॉइंट बनता है डोमेस्टिक इनकम का विद रिलेशन टू नेशनल इनकम, दैट इज कि यहाँ पे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकम अर्न करने वाला कौन है, कौन इनकम को जनरेट कर रहा है. क्या नॉर्मल रेजिडेंट जनरेट कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट जनरेट कर रहे हैं, ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता. जैसे नेशनल इनकम में था ना कि वो इनकम वही आएगी जो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न की होगी. लेकिन डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. डोमेस्टिक इनकम के अंदर ये जरूरी है कि वो जो इनकम है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुई होनी चाहिए. ये फर्क नहीं पड़ता कि उसको नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहा है या फिर नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है. आई होप यहां तक भी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी. अब यहां पर हमारे पास बात आती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी आखिरकार हम बोलें किसको, कौन सी टेरिटरी को डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाए. तो अगर हम एक लिटरल मीनिंग देखें ना डोमेस्टिक टेरिटरी का, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल टेरिटरी. पॉलिटिकल टेरिटरी जो है इट इज अ वेरी नैरो टर्म जो हम यूज करते हैं. लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को पॉलिटिकल टेरिटरी से नहीं जानते, हम इसको इकोनॉमिक टेरिटरी से जानते हैं. तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है वो जान लेने से पहले हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम इसका जो लिटरल मीनिंग है इजी लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, वो पता कर लें कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक लेमैन लैंग्वेज और लिटरल लैंग्वेज में क्या होती है. तो जैसे मैंने बोला कि लिटरल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है पॉलिटिकल टेरिटरी. पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब जो पॉलिटिकल फ्रंटायर्स के अंदर जितना एरिया कवर अप हो रहा है, ऑल दैट एरिया विल बी कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी. लाइक इफ आई से इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी बताइए जी, या इंडिया एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हम बात करें तो कौन कौन सा एरिया इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में कवर होगा. तो अगर तो हम लिटरल सेंस में देख रहे हैं, पॉलिटिकल टेरिटरी के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं, तो आपने इंडिया का मैप देखा हुआ होगा. तो इंडिया के मैप में जितना भी रीजन कवर अप हो रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि वो पॉलिटिकल टेरिटरी का पार्ट है. बट इकोनॉमिक्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को सिर्फ अपनी पॉलिटिकल टेरिटरी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखते हैं. हम क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी इज द इकोनॉमिक टेरिटरी. और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या है? इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच द पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल कैन फ्रीली सर्क्यूलेट. नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक टेरिटरी वो जियोग्राफिकल एरिया है जिसमें कि इजीली और फ्रीली लोगों को,
चीजों को, पर्सन्स को मतलब लोगों को, गुड्स को चीजों को, और कैपिटल को मनी को इजीली एक जगह से दूसरी जगह, जहां पर भी आप फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट कर सकते हो, उस सारे रीजन को हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कवर अप करेंगे. लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल हियर. अगर मैं बोलती हूं कि हम इंडिया में हैं, ठीक है, वी आर इन इंडिया, और अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर ही कोई फॉरेन एम्बेसी है, लाइक से कि इंडिया के अंदर ही कोई चाइना की एम्बेसी है, ओके, तो हम अगर इंडिया चाइना की एम्बेसी के अंदर अगर गुड्स को या लोगों को, पर्सन्स को या कैपिटल को अगर फ्रीली ट्रांसफर करवाना चाहे, सर्कुलेट करवाना चाहे फ्रीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो क्या करवा सकते हैं? नो, हम फ्रीली नहीं करवा सकते, बिकॉज जो इंडिया के अंदर एम्बेसी है वो किनकी है? चाइना की है, एंड वी आर द इंडियंस. लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि हम इंडिया में बैठे हुए हैं और अगर हम इंडिया से यूएसए के अंदर, जो हमारी इंडिया की एम्बेसी सिचुएटेड है यूएसए के अंदर, अगर इंडिया से वहां पर यूएसए के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पर अगर हम कुछ ट्रांसफर करवाना चाहते हैं गुड्स का, कैपिटल का, तो क्या हम फ्रीली करवा सकते हैं? द आंसर इज यस. इट मीन्स कि वो जो हमारी एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो यूएसए के अंदर सिचुएटेड है, दैट विल कम अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आर इंडिया. तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बन जाएगी. लेकिन जो चाइना की एम्बेसी इंडिया में सिचुएटेड है, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आर डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज इन द चाइना's एम्बेसी विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, वहां पर हम गुड्स को, पर्सन्स को, कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकते. लेकिन यूएसए के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पर क्योंकि हम पर्सन्स, गुड्स और कैपिटल को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, दैट्स वाई द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए इट विल बी कंसिडर्ड एज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. आई होप इतना आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो हियर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. लाइक अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप सभी से, आप अपने माइंड में उसका जरा आंसर सोचिएगा फॉर अ मिनट, देन मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूंगी. अच्छा, अगर मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जो है वो +2 क्लास के स्टूडेंट को कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, +2 क्लास के स्टूडेंट को गवर्नमेंट से जो है वो स्कॉलरशिप रिसीव हो रही है, तो क्या ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी? अपने माइंड में सोचिए, यस और नो, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी? जस्ट थिंक फॉर अ वाइल. ओके, आई विल टेल यू. देखिए, जो एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट से, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि वो जो इनकम उसको मिल रही है स्टूडेंट को, क्या वो फैक्टर इनकम है या फिर वो ट्रांसफर इनकम है? तो आप खुद सोचिए, जो स्टूडेंट को इनकम मिल रही है, क्या स्टूडेंट बदले में गवर्नमेंट को कुछ दे रहा है? द आंसर इज नो. इट मीन्स इट इज वन साइडेड, it is unilateral, it is unearned income. That's why we can say that the scholarship that a student is receiving from the government, that is a transfer income. And we know that transfer incomes, these are not included in national income. National income, it only includes the factor incomes. So simple answer हो जाएगा कि जो कोई भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप रिसीव कर रहा है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. तो वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी. सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज like, comment and share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. I'll keep coming with more such videos. Thank you.